स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ में। आज मैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्लास 10th का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बारे में जो आंकिक प्रश्न है उसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 से है ना, और जो 1 से लेकर के 9 तक के जो क्वेश्चन है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाले हुए हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो का ये हल। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल दर्पण है, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, उसका आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दिशा में हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले नंबर, जब कैसा हो आभासी प्रतिबिंब बने, आभासी, पहले यू लिख लीजिए, यू बराबर है -30 सेंटीमीटर आभासी प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब बने 3 गुना बड़ा, आवर्धन हम क्या मिलेंगे जब आभासी बनेगा, प्लस का लेंगे, यानी कि -b/u प्लस का 3, आवर्धन लेंगे प्लस में, आवर्धन धनात्मक लेना है हमें। कब धनात्मक लेना है? जब आभासी प्रतिबिंब बने अवतल दर्पण के लिए। तो माइनस उधर ले जाइए, -3, तो v आ जाएगा -3u। u की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, 90 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू है और ये u की वैल्यू है। अब f की वैल्यू निकालेंगे तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू 90 प्लस u की वैल्यू -30, 1/90 -1/30, इन दोनों का लासा ले लो, लासा आ जाएगा 90। 90 का भाग 90 में देंगे तो एक बार जाएगा, 30 के भाग 90 में देंगे 3 बार जाएगा, -2/90। इसे पलट दीजिए, -90/2 डिवाइड मारेंगे तो -45, यानी कि जो फोकस दूरी आएगी वो 45 सेंटीमीटर आएगी। और ये माइनस क्या शो करा रहा है कि ये फोकस दूरी किसकी है? अवतल दर्पण की। अगर उत्तल दर्पण होता तो प्लस की आती है ना। तो f बराबर 45 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। नंबर 2, वास्तविक आभासी। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा लेना है? ऋणात्मक। आवर्धन हम कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, है ना। तो देखिए -b/u = -3 लेना है, माइनस से माइनस काट दो, b = 3u। 3u की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -30, यानी कि -90 आ गई, 90 सेंटीमीटर। v बराबर, v की वैल्यू -90 है, u की वैल्यू -30 है। अब इसी फार्मूले में हमें रखना है, इस वाले में, है ना। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू कितनी है? -90 प्लस u की वैल्यू -30, लासा आएगा 90, तो 90 बन जा 90, 30, 3 या 90, यानी -4/90। पलट दो, 4 का भाग मान लो, -22.5 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी आई -22.5, यानी इसको लिख देंगे प्लस में, तो हमारे ये 2 आंसर हो जाएंगे, एक जे और एक जे। आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो 45 सेंटीमीटर फोकस दूरी आएगी, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो 22.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी आएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब हमें एक वस्तु को रखना है, तो वस्तु को हमें कितनी दूरी पर रखना होगा कि जो उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है 2 गुने आकार का बने, 2 गुने आकार का बने। यानी वस्तु की लंबाई जितनी है 10 है, तो उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए 20 सेंटीमीटर का।
अगर वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो 40 का बने, दोगुने आकार का बने। तो देखिए F बराबर 30 सेंटीमीटर माइनस का लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब की जब बने तो हमें आवर्धन कैसा लेना है, माइनस का, यानी कि माइनस बी अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस का 2 गुना आकार बोला है उसने। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो आवर्धन माइनस का लेना है ना, इससे इसको काट दीजिए, v इक्वल्स टू 2u। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूले में 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। v की वैल्यू 2u रख दो यहाँ पे, 1 अपॉन यू, f की वैल्यू 30 है, लासा ले लो 2u, 1 प्लस 2 आ जाएगा, u से u कट जाएगा, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2u का डिवाइड 2u में देंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 3 अपॉन 2u माइनस 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2u इक्वल्स टू माइनस 30 गुणा 3 माइनस का 90, 2 का भाग 90 में देंगे, माइनस 45 सेंटीमीटर। देखिए u की वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हो, माइनस में ही आई है ना। तो यानी कि वस्तु को हमें कितनी दूरी पर रखना होगा, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। किस दर्पण के सामने, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने आकार का बनेगा, 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण के सामने, अभी तक दर्पण जो था वो अवतल था, अब दर्पण है उत्तल, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की जो फोकस दूरी दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति को हमें याद करना है। तो समझिए u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f जो दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर प्लस की लेंगे, क्यों, क्योंकि जो दर्पण हमारा है वो उत्तल दर्पण है, तो फोकस दूरी में प्लस की लेनी है। प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, यानी कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये 40 1 अपॉन वी प्लस ये माइनस 40, प्लस माइनस माइनस लिखना है, इसको उठा के इधर ले आओ, 1/40 प्लस 1/40, इसका 40 ले लो लासा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1 अपॉन वी यानी कि 2 अपॉन 40, 1 अपॉन वी, 2v बराबर 420, v बराबर आएगा 40 आएगा, है ना, 40 1 40, 2 का भाग मारेंगे 20 सेंटीमीटर। फोकस कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो साइन वो प्लस का है, इसका मतलब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर माइनस का आता तो दर्पण के आगे बनता। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं इसके आगे एक क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.50, यानी कि वायु को ए एन कांच जी गिलास 1.50, यानी कि ए एन जी यानी कि वायु, ए फॉर एयर, जी फॉर गिलास यानी कांच। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। अगर हमें इसको उल्टा निकालना हो, ये वायु के सापेक्ष कांच का है, हम निकालें कांच के सापेक्ष वायु का, तो जी एन ए निकालें हम तो 1 अपॉन ए एन जी हो जाता है ना, 1.50 ये आ जाएगा जी एन ए। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.50। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरे का, यानी कि कांच के सापेक्ष हीरे का, हीरा मतलब डायमंड, यहाँ पे डी लिखेंगे, है ना, जी एन डी,
दे रखा है 1.61 कांच के सापेक्ष हीरे का, यानी कि G फॉर ग्लास, D फॉर डायमंड। ये ग्लास का मतलब हो जाएगा कांच, ये हीरा, इतना दे रखा है। तो उसने पूछा वायु के सापेक्ष हीरे का, यानी कि वायु एयर एन हीरे AND, AND निकालना है। तो निकाल लो GND, ये फार्मूला होता है, D है नीचे तो ऊपर लिखेंगे GND बटे GNA, ये फार्मूला होता है ना, GND बटे GNA। GND की वैल्यू कितनी रखी है, GND 1.61 और GNA की है, GNA की कितनी है 1/1.50। इसको पलट दीजिए, AND बराबर पलटेंगे 1.61 1.50, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 15 के 15 5 हासिल आई 1, 90 91 की हासिल आई 9, 15 पर 9 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 2.41 GND। ये क्या निकल के आया हमारा, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.41 होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव, कोई पारदर्शी द्रव है जिसके आर पार देखा जा सके, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, यानी कि L, वायु को ANL दे रखा है 1.25, यानी कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है 1.25। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का, यानी कि ANG 1.5 है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष L, कांच का निकालना, कांच नहीं ले सकेंगे, LNG निकालना है। तो LNG बराबर हो जाएगा ANG बटे ANL। ANG की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, ANL की 1.25। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 जीरो और बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 125। अब 25 के टेबल से काट दो, 25 छिक्का 150, 25 पंचे 125, 5 का भाग 6 को देंगे 1.2 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो इतनी दे रखी है। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। तो कांच में प्रकाश की चाल हमें पता करनी है। तो देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ANG 3/2 हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, ये दे रखा है। तो हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये पता करना है। फार्मूला देखिए, ANG बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ANG की वैल्यू 3/2, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपॉन कांच में प्रकाश की चाल VG मान लो, है ना। मल्टीप्लाई कर लो, इधर इसका इधर, इसका इधर, है ना। 3VG 2 × 3 × 10⁸, 3 से 3 कट जाएगा। VG बराबर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो कांच में प्रकाश की चाल आएगी वो 2 × 10⁸ आएगी, जबकि निर्वात में कितनी थी 3 × 10⁸ थी, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्यों आ जाता है। तो आज मैंने जो क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्यूशन दिया है, अब इसके आगे मैं 16 के बाद जो क्वेश्चन है
इसके आगे फिर मैं और आपको हल दूंगा। जब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।